लेकिन पहला तो ये कि अक्सर एक बात कही जाती है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब भी अधर्म होगा, तो ये सिर्फ ग्लोबल ऑर्डर में वो कब होगा कि इतना अधर्म हो चुका है, इतने इंटरनेशनल लॉज को तोड़ा जा चुका है, इतना सब कुछ होने के बाद वो कौन कलगी है जो जन्म लेंगे और ट्रंप को समझाएंगे कि ऐसा नहीं चल सकता है? ये कब होगा सर? वो कलगी कौन है? आदिति, होगा, जरूर होगा। अगर हम देखें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन था, उसने काम किया, ठीक काम किया, कमज़ोर लगा, बदल दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब हम यूनाइटेड नेशन का नाम हर रोज सुन रहे हैं, यूएनएससी की बात सुन रहे हैं। I don't see United Nations in existence even. हाँ Other than the आदिति, name or हमें a लग building. रहा है कि वो कमज़ोर पड़ गया है, तो एक और नया प्लेटफॉर्म आएगा, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, ये शायद लीग ऑफ नेशंस से या हो सकता है यूनाइटेड नेशंस से बदल कर हो। जो नया स्वरूप बनेगा उसमें देखो, पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल एंगल शायद कम होगा, उसमें इकोनॉमिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ज़्यादा होंगे। हम ब्रिक्स की बात सुन रहे हैं, वो एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बन सकता है, जो कि पश्चिमी देश की जो दादागिरी, अमेरिका की गुंडागर्दी पर काबू लाएगा। ब्रिक्स अभी फॉर्म हो रहा है, मैच्योर होने में कुछ समय लगेगा। एससीओ का नाम हम लोग बहुत लेट हो जाएगा सर, ऐसा लगता है। दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं आदिति, लेकिन क्या है कि दोनों पैर बराबर होने चाहिए, कोई थोड़ा ज़्यादा लंबा पैर, छोटा पैर। अब देखो, ब्रिक्स में कोई कहता है कि डॉलर हो ना हो, भारत ने बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, तो ब्रिक्स भी आगे बढ़ेगा। अब ब्रिक्स के जो बाकी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने वेनेजुएला में जो हुआ है खुलकर उन्होंने कह दिया है, हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। भारत ने जो बयान दिया है, शायद वो हमारी नीति के हिसाब से सफल है। हम अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते, तो हमने ना निंदा की ना कड़ी निंदा की। हमने कहा कि हम दर्शकों को क्या बोलूं, हम मुद्दे पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि बोलीविया के आम आवाम का भला हो। ये तब है, ब्रिक्स भी टूटा नहीं है, लेकिन ब्रिक्स भी अभी 3, 4, 5 अलग अलग लंबाई के पैरों पर चल रहा है। एग्जैक्टली। मैं फिर वही बात है कि उस पोस्ट और भारत का रिएक्शन और भारत के रिएक्शन के बाद ये पोस्ट, लेकिन उससे पहले ये अलग अलग तरीके से मैं अलग अलग एक्सपर्ट से सवाल पूछ चुकी हूँ, मैं आपसे फिर उसको पूछ रही हूँ। अमेरिका को लगा कि ड्रग कार्टेल चल रहा है, और चाहे रिपोर्ट के हिसाब से वो जो ड्रग्स जो वेनेजुएला से आते हैं उसकी मात्रा बहुत कम है, जिससे मौत हुई है अमेरिका में, उससे ज़्यादा चाइना से जो फैंटेनिल आ रहा है उससे ज़्यादा हुई है। तो जब अमेरिका को ये लगा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे नुकसान हो रहा है उनके ड्रग कार्टेल के, या फिर वो सो कॉल्ड वो टेररिज्म जिसे बोलते हैं उसकी वजह से हुआ है ड्रग टेररिज्म, तो हमें कब लगेगा कि आईएसआई को पाकिस्तान सपोर्ट करता आ रहा है, करता रहेगा, उसकी आर्मी कर रही है, और हम ये अज्यूम कर लें, हमारे सब सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाए कि अमेरिका पाकिस्तान की सरकार हमारे लिए नेगेटिव है, और हम भी कभी ऐसा कर दें? अदिति, ये बचकाना सवाल लग सकता है, बट ये मेरे दर्शकों के मन की भावना है कि ऐसा कब हो सकता है कि भाई अमेरिका जब ये सोच सकता है तो हम क्यों नहीं कह सकते? हमें पता है हमारे आंखों के सामने कि पाकिस्तान की सरकार आईएसआई को सपोर्ट करती है, आर्मी करती है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कहते कि गलत है और हम उठा के ले आए रात को 3 बजे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, मैं फौज में था, एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, मिग-23 उड़ाता था। भारत सरकार के टैक्स पेयर्स के पैसे से मेरा एक ही काम था, जिस दिन हुक्म मिले जाके 6 500 किलो के बम निर्धारित ग्रिड रेफरेंस पे गिराना। मैं दर्शकों के साथ हूं कि हमें भी कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन देखो, हथौड़ा और लठ तभी चलता है, उसके पहले थोड़ा चाचा, ताऊ, भाई, पड़ोसी बीच में थोड़ा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ अभी वो नौबत शायद नहीं आई है कि हमें इंडियन एयरफोर्स को आके 6 बॉम्ब गिराने पड़े। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, बहुत ही नरम प्रवृत्ति के हैं। यह जो रास्ते पे चले हैं, जब वो रास्ता खत्म हो जाएगा उस दिन बम की बारी आएगी। जी बिल्कुल। आपने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही, मैं उनको विस्तार से समझूंगी। पहला, आपने ये एक बेसिक मानना है कि वेनेजुएला के पास एक तो 5 गुना ज्यादा तेल है अमेरिका से, पहला। एक ये कि क्रूड ऑयल जो अमेरिका की जरूरत है वो है, और दूसरी ये कि चाइना 80% ट्रेड करता है, आज भी चाइना का बड़ा स्टेक है। तो मेरे एक सवाल में 2-3 सवाल ये हैं कि पहला,
भाई आपने कहा कि तेल कम हो गया है पिछले 10 सालों में, ये सब तेल तो तेल है, तेल की लड़ाई है, ऊर्जा की ही लड़ाई है नियंत्रण करने की, तो अमेरिका ने तेल के लिए किया। दूसरा ये कि अब अमेरिका क्या करेगा, क्या चाइना का जो स्टेक है या चाइना का जो इतना बिजनेस है उस पर अमेरिका क्या रिएक्शन होगा, वो एकदम से चाइना को आउट कर देगा या वो ट्रेड होने देगा, और ये पूरा सिस्टम कैसे अमेरिका किस लिहाज में आगे बढ़ेगा? देखिए, चाइना ने तो कंडेम बहुत स्ट्रांगली किया भी है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अब उन्होंने जितना पैसा लगाया था वेनेजुएला पे, जितना पैसा खर्चा किया था, वो खतरे में आ गया है। अभी तक चाइनीज़ कंपनीज वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही थी, तो चाइना को सीधा आउट्स ना भी किया जाए तो भी यूएस की कंपनीज़ को इतना बड़ा स्टेक दे दिया जाए कि चाइना का स्टेक इरेलेवेंट हो जाए, वो राउट शायद लिया जाएगा। देखिए, हुगो सवेज ने जब थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी शुरू की थी, उससे पहले भी यूएस की कंपनीज, ऑयल रिफाइनर्स जो थे, उनका बहुत बड़ा स्टेक होता था वेनेजुएला में। एक्सन मोबाइल को जब नेशनलाइज, एक्सन का एक बहुत बड़ा स्टेक था, एंड दे आर सिटिंग रेडी, दे आर सिटिंग रेडी टू गेट बैक इन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन। एक बड़ी चीज़ है कि वेनेजुएला का भी जो तेल है, इट्स अ थिक ब्रेंड, नॉट योर नॉर्मल ब्रेंड, और थिक ब्रेंड को प्रोसेस करने की कैपेसिटी भी बहुत सारे देशों के पास नहीं है। यूके के पास है, यूएस के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है। 4 देश कुल हैं जो उस ब्रेंड को प्रोसेस कर सकते हैं, और यूएस इज़ द नियरेस्ट। उसकी गल्फ कोस्ट लाइन की जो रिफाइनरीज हैं, उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे कम पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले जो ट्वीट भी किया है ट्रम्प साहब ने, एक तरीके से समझे, जब जयशंकर प्रसाद जी को भी रशियन ऑयल पे पूछा गया था कि छोड़ो रशिया का ऑयल, वेनेजुएला से क्यों नहीं खरीद लेते हो। इंडिया का अभी आज की डेट में ऑयल इंपोर्ट का सिर्फ 0.5% वेनेजुएला से है, और वेनेजुएला का तेल अभी तक बहुत डीप डिस्काउंट पे था, रशिया से भी सस्ता मिलता था, बट उस पर बात यही हुई थी कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इतना है। तो अब जो यूएस ने भी ये कहा है, नाउ दे आर क्लियरली सेइंग कि देखो अब तो अल्टरनेट है, तुम्हें रशियन ऑयल का सब्सिट्यूट दे दिया, वेनेजुएला से ऑयल खरीदो, हम बिकवाएंगे और एक तरीके से हमसे खरीदो, ठीक है, और हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, बट वो कॉस्ट हमें जो पड़ेगी वो लॉजिस्टिक्स मिलाकर बराबर नहीं पड़ेगी। तो इंडिया का ये अब कनेंड्रम है कि रशियन ऑयल को वेनेजुएलन ऑयल से एक तो शॉर्ट टर्म में सब्सिट्यूट हो नहीं सकता, क्योंकि ऑयल ग्रिड लगाना, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, वो ओवरनाइट नहीं बन सकता। इसीलिए शॉर्ट टर्म सप्लाई तो कहीं भी हिल नहीं रही है, शॉर्ट टर्म सप्लाई में कोई चेंज हो नहीं सकता। तो एक तो ये बात है, हमें ये कहना पड़ेगा अच्छा हम लॉन्ग टर्म कमिट करते हैं कि हम रशियन तेल करना थोड़ा कम करेंगे और सोर्सेज को देखेंगे। उसमें भी इंडिया कह सकता है ज़रा ईरान का चाबहार पोर्ट हमारे लिए खोलो थोड़ा सा, और हमें वहाँ पर ईरानियन ऑयल पे सब्सिडीज़ दी जाएं, तो वो नेगोशिएशंस चलेंगे। वेनेजुएलन ऑयल का इम्पैक्ट अभी भी इंडिया पे डायरेक्ट अगले 10 साल में नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन ठीक है, यूएस का जो अगेन जो एक कंट्रोल है, जो उन्होंने ये कह दिया, अब एक तरीके से बहुत ही डिसाइसिव मूव है कि देखो हम जो कहते हैं हम वो कर सकते हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। और दूसरे जो आप बात कर रही थी चाइना को लेकर, अब क्या रहेगी स्ट्रैटेजी, पॉलिसी? चाइना को स्ट्रैटेजी देखिए, धीरे धीरे उनको एलिनेशन करने की स्ट्रैटेजी तो चल ही रही है ना, कि वेनेजुएला से अब चाइना को निकाल दिया जाए। उनका जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उस पर रोड़े अटकाने का काम है, ठीक है। जो अफ्रीकन नेशंस में या लैटिन अमेरिका में धीरे धीरे चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बिल्ड कर रहा था, उसे काउंटर करते चलना है यूएस को। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है।